गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्विक रिवीजन के बारे में। मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको जो पढ़ाया, जितने भी थियरी 1 to 13 थियरी मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा, आपने लिखा और आपने लर्न किया होगा। और उसके बाद मैंने आपको जो एक्सरसाइज के 1 to 24 एग्जाम्पल करवाए, कुछ एडिशनल जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको लिख के भेजे, वो आपने लिखे होंगे। और इलस्ट्रेशन 1 to 13 ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर 1 to 12 जितने लेक्चर हुए उसमें। अब मैं आपको थोड़ा उसको हाईलाइट करवाता हूँ, चैप्टर नंबर 1 को क्विक रिवीजन करते हैं थोड़ा, ताकि रिमाइंड कुछ फॉर्मूला आपको याद हो जाए। और इसका बहुत बेनिफिट है, अभी भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी, या बोर्ड की एग्जाम आएगी उस वक्त भी आपको ऐसा होगा कि अगर किसी चैप्टर को फास्ट हाईलाइट करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वक्त भी आप प्रिपेयर करने बैठो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसी वजह से मैंने एक लेक्चर बनाया क्विक रिवीजन के लिए। तो आप ध्यान से समझना किस तरह से मैं चैप्टर 1 पूरा हाईलाइट करता हूँ, पूरा चैप्टर रिवाइज करता हूँ एक बार, ओके। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप जो बार बार पूछते हैं कुछ स्टूडेंट, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि आपको चैप्टर 1 में क्या करना है। लास्ट टाइम ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन करते हो, ये अच्छी बात नहीं, आप समझ जाओ। और पूरा चैप्टर कहीं से भी आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको रटना नहीं है, पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग है, इतना हार्ड भी नहीं है चैप्टर, 7 मार्क्स का चैप्टर है। और अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी तरह से समझोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रटने की जरूरत है। अभी भी आप वही हैबिट में चल रहे हो जो स्टैंडर्ड 10 से आप कर रहे थे इंग्लिश मीडियम में। आई होप कि आपको बुरा लग रहा होगा, पर अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप वो बातें छोड़ दो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक। तो आपको रटना नहीं है, समझो। कोई भी एग्जाम्पल हो या थियरी हो या एमसीक्यू सॉल्व करो, कोई भी हो समझ के करो, ठीक है, ओके। आपको चैप्टर नंबर 1 में 13 थियरी करना है बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, याद रखना। वो 13 थियरी जो मैंने आपको लिख के दी है। इसके अलावा मैंने लेक्चर 1 to 12 में और एक्स्ट्रा बहुत सारी थियरी करवाई है, वो थियरी बुक में है इसलिए करवाना पड़ती है। और एमसीक्यू के लिए वो सारी थियरी हमें करना पड़ती है, लेकिन बोर्ड के लिए आप 13 थियरी स्टेप वाइज जितनी मैंने लिखवाई आपको वही करना है। इलस्ट्रेशन 1 to 13 वो कुछ इलस्ट्रेशन ऐसे है जो स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टीज आती है, तो इसलिए इलस्ट्रेशन को मैंने यूनिट टेस्ट में रख दिया। और एक्सरसाइज के ज्यादातर एग्जाम्पल ऐसे जो फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपको यूनिट टेस्ट में एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नहीं पूछे, ठीक है। और उसके अलावा एडिशनल एक्सरसाइज, उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कुछ स्टूडेंट को, तो उसमें 25 से 34 तक एग्जाम्पल है। तो 25, 26 ये दो मैंने करवाए थे आपको वीडियो लेक्चर में, और उसमें भी आपको क्यूब रूट निकालना था, वो भी आप नहीं कर पाए। तो वो आप कर सकते हो, आप कुछ ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 25 वाला करवाया था, 26 वाला जो इस पे डिपेंड करता था प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस पे, तो वो मैंने आपको समझाया था, वो आपने लिखा होगा। 27 वाला जो मैंने आपको लिख के दिया है, 4-5 एग्जाम्पल तो मैंने आपको एडिशनल के लिख के दिए, तो वो आपको समझ में आया होगा थोड़ा। 30 एग्जाम्पल है, 31 है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर था, अप डाउन डाउन, वो मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ, वो आपको पता होगा। फिर 33, 34 लास्ट वाले 2 एग्जाम्पल दोनों सेम है, तो वो एक फॉर्मूला थोड़ा नया था, तो वो आपको मैंने लिख के भेजा है, तो वो आप देख लेना। लेकिन याद रखना, एडिशनल एक्सरसाइज के जितने एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं उतने ही करना है आपको, और इम्पोर्टेंट तो नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ आपको पक्का सिर्फ क्या करना है, इलस्ट्रेशन 1 to 13 और एक्सरसाइज 1 to 24 और 13 थियरी, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब फॉर्मूला बेस पे पूरा चैप्टर नंबर 1 में हाईलाइट करता हूं, तो वो आप समझना किस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, पूरा अच्छी तरह से समझना। क्योंकि टेस्ट में मैंने पहले स्टार्टिंग में 1-2 टेस्ट में एमसीक्यू पूछे, तो कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आंसर गलत लिखते हैं। तो इसी वजह से आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से चैप्टर आपको हाईलाइट, पूरा क्विक रिवीजन आपको समझना है, और फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, और एमसीक्यू आया तो उसे किस तरह से सॉल्व करोगे, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, यस। और तो स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था कि यूनिवर्स में 2 कंपोनेंट्स है, वन इज मैटर एंड सेकंड वन इज रेडिएशन।
तो मैटर, 3 टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मैटर किससे बना हुआ है? एटॉम से। एटॉम के इनसाइड क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड 2 पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की मेन बात की, तो वो है कहां से शुरू होता है? 2 टाइप ऑफ चार्ज, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। आप बोर्ड पे भी देख सकते हो, पूरा मैंने जो लिखा हुआ है ये आप उतार दे रहे पूरा, क्विक रिवीजन का टाइटल लगा के, ताकि जब आप टेस्ट के टाइम पे, जैसे कि अभी आप वीडियो लेक्चर में आपको भेज रहा हूं, तो अभी आप देख रहे हो उसी दिन आपका टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट, ठीक है, फिजिक्स का, तो आपको एक हाईलाइट कर सकते हो ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने आपको ये लेक्चर भेजा है। ठीक है, ओके। तो 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसे माना? प्रोटॉन को। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को। बट दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम होगा। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आप लोगों को दोनों का चार्ज पता है। ठीक है, हाँ, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव लेते हैं। रेडी? ओके। उसके अलावा मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है। मान लो एक +5 है तो दूसरा -5 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या, तो 25 माइनस में ही होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि अगर 2 चार्ज का मल्टीप्लाई लेस देन 0 नेगेटिव में आया, तो आप कह सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो Q1 Q2 लेस देन 0 होगा, तो अट्रैक्शन होगा बिटवीन 2 चार्ज, और Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। मान लो 2 नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में रिपल्सन, 2 पॉजिटिव उनके बीच में रिपल्सन। -5 तो +25, समझ में आ रहा है? +5 तो +25, मतलब दोनों में प्लस में तो जा रहा है, तो ग्रेटर देन 0। इसलिए हम कह सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, 2 नेगेटिव चार्ज है रिपल्सन होगा, तो Q1 Q2 का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 है तो रिपल्सन होता है। ठीक है, ओके। तो ये चार्ज के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसकी वजह से उन दोनों को हम मुक्त फ्री नहीं कर सकते, हम किसी बॉडी में से उसे निकाल नहीं सकते। तो हम किसी बॉडी में से किसी निकाल सकते हैं, तो कौन सा चार्ज होगा? वो इलेक्ट्रॉन होगा। तब इलेक्ट्रॉन को ही आप निकाल सकते हो किसी बॉडी से। तो आप किसी भी बॉडी का चार्ज कैलकुलेट करना चाहते, कंफ्यूज नहीं हो ना, किसी भी बॉडी का चार्ज कैलकुलेट करना चाहो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? Q = +- NE। N = what? नंबर ऑफ चार्ज, एंड E = what? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, बट नंबर ऑफ चार्ज, जो भी इलेक्ट्रॉन आप फ्री करते हो बॉडी से, वो इलेक्ट्रॉन इंटीजर मल्टीपल में होंगे। N = 1 2 3 4। किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन, आधा नहीं होगा। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन को माना, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, हाँ, हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन को तोड़ भी दिया तो उससे भी छोटे कोई पार्टिकल थे जिसे हमने क्वार्क्स कहा था। 2 टाइप ऑफ क्वार्क्स, वन इज अप क्वार्क्स एंड सेकंड वन इज डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स की वैल्यू +2/3 एंड डाउन क्वार्क्स की वैल्यू -1/3। ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का चार्ज कैलकुलेट करोगे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Q = +- NE। परफेक्ट समझना, जितना मैं पढ़ाता हूँ 1 by 1 पूरा चैप्टर हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अब चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप किस प्रोसेस से करोगे? तो आप 3 तरह की 3 टाइप ऑफ प्रोसेस आप पढ़े थे चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, वन बॉडी टू अनदर। तो वो जो प्रोसेस थी, जिसमें एक फ्रिक्शन वाली प्रोसेस थी, दूसरे नंबर में इंडक्शन वाली प्रोसेस थी, और लास्ट में कॉन्टेक्ट वाली प्रोसेस थी। आई होप कि आपको सब एग्जाम्पल याद होंगे। 6 से ही फ्रिक्शन ना हुआ तो आपको पता होना चाहिए क्या एग्जाम्पल थे, रटने की क्या जरूरत है, याद होना चाहिए ना। फ्रिक्शन की बात आई तो आपको समझ में आना चाहिए। सब ग्लास रॉड था, सिल्क क्लॉथ था, प्लास्टिक रॉड था, सिल्क क्लॉथ था, वो फ्रिक्शन की प्रोसेस किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हो रहा था उसमें। तो वो सारे जो एग्जाम्पल थे वही तो फ्रिक्शन में आपने समझाए थे। अरे भाई, पूरा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज को कंडक्ट करना है, चार्ज को समझना है, देखना है, तो आप किससे देख पाओगे? इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया? तो हाँ, आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया था। क्या बनाया था? इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। इलेक्ट्रोस्कोप बनाए थे आपने, याद होगा, गोल्ड फॉइल से बनाया था, एल्यूमिनियम फॉइल से बनाया था। तो वो याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन वाली प्रोसेस आपको याद है। फिर सेकंड वन इंडक्शन। तो इंडक्शन वाली प्रोसेस में क्या था? क्या कोई भी न्यूट्रलाइज कंडक्टर के करीब किसी चार्ज फुली
मेटालिक रॉड को आप उसके नियर लाओगे, उसके क्लोज लाओगे, तो ये न्यूट्रल कंडक्टर चार्जफुली हो जाता है। न्यूट्रल बॉडी को चार्जफुली बनाना है तो आप किसी चार्ज वाली जो बॉडी है उसे क्लोज लाओगे, उसे तो वो चार्जफुली हो जाती है। तो वो चार्जेबल बनाया आपने किसी बॉडी को, तो वो इंडक्शन हुआ, इंडक्शन की प्रोसेस हुई। इलुस्ट्रेशन 1 भी किया था आपने, आई होप कि आपको याद होगा। उसके बाद कांटेक्ट वाली प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप कांटेक्ट वाली प्रोसेस आप अच्छी तरह से समझ लेना, रटो नहीं यार, क्यों रटना पड़ेगा आप लोगों को, दिमाग तो है ना, अच्छी तरह से आप समझते हो, ठीक है। तो कांटेक्ट वाली प्रोसेस में क्या क्या था, बेसिकली आप समझो कि किसी भी दो बॉडी पे चार्ज है, उन्हें कांटेक्ट में लाए, तो उन्हें फिर कांटेक्ट करने के बाद उन पे चार्ज डिवाइड हुआ, तो वो चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट बॉडी का चार्ज प्लस सेकंड बॉडी का चार्ज डिवाइड बाई 2 कर दो। अब जितना भी चार्ज हो, हमें पता नहीं है, कोई भी एग्जांपल इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे आप टेस्ट के लिए, तो उसमें आप चेक कर लेना, कहीं 3q चार्ज होगा तो 3q/4 होगा, तो q/2 होगा, तो q/3 होगा, कैसा भी चार्ज हो, हमें रटना क्यों है, प्रोसेस याद क्या रखना है, दोनों बॉडी के चार्ज को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इतना दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आफ्टर कॉन्टैक्ट वाली जो प्रोसेस थी, उसमें चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों चार्ज को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, बात खत्म, ठीक है। इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस तरह के एग्जांपल थे, इलस्ट्रेशन 5 था, ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज में थे, जैसे एक्सरसाइज नंबर 12, 13, तो वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब इलस्ट्रेशन 5 मैंने समझाया तो 12, 13 समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि वही एग्जाम्पल तो है। अब कोई वैल्यू चेंज कर देगा तो आप उसे नया एग्जाम्पल थोड़ी ना कहोगे, वही होता है, आपको अच्छी तरह से सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। कोई भी थियरी हो या एग्जाम्पल हो, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझ के करो, ठीक है। तो वो आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और 13 से याद आया कि अगर कोई एग्जाम्पल एक्सरसाइज का या एडिशनल की कुछ एग्जाम्पल थियरिकल है जो मैंने नहीं करवाया आपको, वो थियरिकल एग्जाम्पल अभी भी आपको ऐसा होता है कि सर आपने क्यों नहीं लिखवाए, क्यों नहीं करवाए, तो मैंने आपको पीडीएफ सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की जो पीडीएफ भेजी है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कंडक्टर की एक क्वेश्चन है, देख लेना, उसमें थियरी है, अलग अलग फिगर होगी उसमें, वो वाली थियरी जो पूरी मैंने 7 पॉइंट लिखवाया उसमें, वही थियरी का आंसर आते हैं इसमें, ये जो थियरिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नहीं करवाया, क्योंकि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे तो कोई जरूर नहीं है, वो इस तरह के एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखवाया। और हाँ, कुछ एग्जाम एक्सरसाइज के 1 to 24 और इलस्ट्रेशन 1 to 13 किसी को नहीं समझ में आया और रह गया, और मेरी मेथड समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको जो एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए आपको एक एप्लीकेशन, एक ऐप मैंने आपको भेजी थी ग्रुप में, वो आपने डाउनलोड की होगी, उसी में सॉल्यूशन भी दिए हुए एक्सरसाइज के, तो आप उसमें से भी क्वेश्चन देख सकते हो, आंसर देख सकते हो, नहीं समझ पाता फिर व्हाट्सएप थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि अब दो चार्ज है, पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो रहा है, मतलब एक दूसरे पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दो नेगेटिव है तो वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वो भी फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए चार्ल्स कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट एक फॉर्मूला दिया जिसे हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, वो फॉर्मूला था F = K Q1Q2/r²। दो चार्ज Q1 Q2 उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, K Q1 Q2/r², ठीक है, जिसमें K जो था वो कोलम्बियन कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹, और उसका यूनिट भी आपको पता है न्यूटन × मीटर²/कूलम्ब², और इसी यूनिट से आपने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था 13 - 42, ये सब आपको याद रखना पड़ेंगे, या तो आप बना सकते हो यूनिट से तो बहुत बेटर है, रखने की कोई जरूरत नहीं। और K की जगह पे उसकी वैल्यू भी आपको याद है, SI वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल, SI यूनिट्स में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और CGS में उसकी वैल्यू 1 होगी, याद रखना, कोलम्बियन कांस्टेंट K की वैल्यू SI में 9 × 10⁹ और CGS में 1 होगी, ठीक है। अब K की जगह पे आप एक और कांस्टेंट भी लिख सकते हो जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था, 1/4πε0। अब ये ε0 क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू ऑफ फिक्स थी 8.85 × 10⁻12, और यूनिट वो था जो K का यूनिट था, उसे आप इनवर्स कर दोगे तो ε0 का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब² पर न्यूटन × मीटर²।
ठीक है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा, जो इसमें प्लस है वो इसमें माइनस कर दो और माइनस है इसमें प्लस कर दो, तो -13 + 42, ये एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने समझाया था कि अगर कोई भी चार्ज आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो वो कांटेक्ट में आए बिना लगा रहे हैं, तो कांटेक्ट विदाउट कांटेक्ट अगर फोर्स लगता है तो वो सिर्फ फील्ड की वजह से लगता है, एरिया की वजह से लगता है। मतलब कोई भी चार्ज अपने आसपास अपने अराउंड कुछ एरिया जनरेट करके रखता है, कुछ एरिया क्रिएट करके रखता है, और उसी एरिया की वजह से कोई भी चार्ज पे फोर्स लगता है। उसी एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लाए थे E = F/Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q पे जितना फोर्स एक्ट करेगा हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और एक और यूनिट है उसका वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला आप यूनिट से बना सकते हो, तो याद रखना 11 - 31 1 1 -3 -1 11 - 31, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पे, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r²। कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 चार्ज, और सिर्फ 1 चार्ज वही होगा जिसकी वजह से फील्ड होगा। आर यू रेडी? यस, थोड़ा रफ्तार है लेकिन क्विक रिवीजन है, याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप मूव करते हो, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, तो उस पर फोर्स एक्ट करता है। जैसे आपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ा होगा, चेक कर लेना, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉल करवाया, प्रोटॉन को फ्री फॉल करवाया, तो उनपे कोई फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स एक्ट करता है? F = QE। Q इज व्हाट? चार्ज। प्रोटॉन है तो +E ले लो, इलेक्ट्रॉन है तो -E ले लो, तो फोर्स आप कितना फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे वो भी आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन पे हो तो -EE स्मॉल ई कैपिटल ई, और प्रोटॉन पे होगा तो +स्मॉल ई कैपिटल ई। इतना फोर्स आप इस फॉर्मूला से लिख सकते हो, ये भी एमसीक्यू में काम में लगेगा। उसके बाद हमने उसी एग्जांपल में देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे अगर फोर्स एक्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा तो F = ma, वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो F = ma ले लोगे आप, तो a को सब्जेक्ट कर दोगे तो QE/m जितना। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। याद रखना है आपको, ये एमसीक्यू के लिए जितने भी मैंने बॉक्स बनाए हैं ये पूरे फॉर्मूला में करवा रहा हूं, एमसीक्यू के लिए आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। QE/m। रेडी? ओके। उसके बाद मान लो 2 चार्ज अगर स्पेस में थे तो उनपे फोर्स F लग रहा था। अगर उन्हें कोई किसी मीडियम में छोड़ दिया जाए तो मीडियम में कितना फोर्स लगाते हैं? F/k टाइम्स। आपको पता है कि के जितना हो जाता, मतलब डिवाइड बाय k कर दोगे उतना फोर्स बचता है, और स्पेस में जो फोर्स होता है उससे मीडियम में बहुत कम फोर्स हो जाता है। वो किस पे डिपेंड करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। और किसी भी मटेरियल का के फिक्स होगा। जब आप क्विक रिवीजन का वीडियो लेके बैठोगे तो आपके हाथ में पेन होगी और नोटबुक होगी, कुछ काम का लगे तो आप पॉइंट नोट करते जाओ, और जैसे जैसे यहां तक चला तो पोज करके यहां तक पहले लिख दो, फिर यहां से कूलम्ब्स लॉ तक चला तो पोज करके लिख दो। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा जो बोर्ड पे नहीं आते तो मैं बोलता हूं तो वो भी आप लिख सकते हो। याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्पेस के लिए 1 होगा, फ्री स्पेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा। अगर कोई मेटल है तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट याद रखना, ऐड करते रहना, ये पॉइंट ऑफ व्यू सब एमसीक्यू में पूछ सकता हूं मैं। तो ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मीडियम में फोर्स कितना लगेगा? F/k। ओके। उसके अलावा ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आपको कहीं पढ़ा नहीं है, मैं आपको अभी क्विक रिवीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू करवा रहा हूं। याद रखना बहुत अच्छी तरीके से समझना। नीट, JEE, गुजकेट या स्टेट बोर्ड, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अटेम्प्ट करने वाले हो आफ्टर स्टैंडर्ड 12, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए चैप्टर 1 में अभी मैंने जितना बोर्ड पे आपको लिखवाया उतने फॉर्मूला इनफ है। तो इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा भी है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं था लेकिन पुरानी बुक में था, तो वो भी मैं आपको लिखवा दिया, क्योंकि ये बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्टेट बोर्ड आपके लिए इनफ है।
तो अच्छी तरह से फॉर्मूला लर्न कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाला। पुरानी बुक में ये था, नई बुक में नहीं हो। पुरानी बुक में एक इलस्ट्रेशन था ये, और उसी इलस्ट्रेशन से नीट में कई मरतबा क्वेश्चन पूछ लेता है, JEE में भी पूछ लेता है। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवा दिया ताकि आप साथ में ही पढ़ लो। कोई हो सकता है MCQ भी पूछ ले स्टेट पर्ट में भी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो मेटालिक स्फीयर है, एक रिजिड सपोर्ट से दोनों को सस्पेंडेड किया। अब दोनों स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है और सेम चार्ज है। आप देख सकते हो Q चार्ज। अब दोनों स्फीयर को सस्पेंडेड करवाया, यहाँ एक स्फीयर है, यहाँ स्फीयर है, दोनों को सस्पेंडेड करवाया। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से ऐसे हो जाएंगे, समझ में आया? दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो इस तरह से हो जाएंगे। तो रिपल्सन की वजह से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में एक फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स, टेंशन होगा स्ट्रिंग में, वो तो आपको समझ में आता है। ये टेंशन है। तो ये वाला जो चार्ज है उस पे कितने फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे वो मैंने यहां ड्रॉ किए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आप समझते हो ना, रेस्ट वाली कंडीशन। तो इस चार्ज पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरह से बैलेंसिंग फोर्स होंगे ये वाले, कि इसके दो कंपोनेंट होंगे टेंसाइल फोर्स के, एक होगा कॉस और एक होगा साइन। तो टी कॉस टी साइन, इस तरह से टेंसाइल फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे टी कॉस टी साइन। तो टी कॉस ऊपर की तरफ है, टी साइन इस तरफ है, लेफ्ट साइड। समझ पा रहा है ना? ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, तो रिपल्सन की वजह से इस पे यहां फोर्स लगा जो कोलंबियन फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स। कितना? KQ²/R², इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये KQ²/R² इस तरफ लगेगा, दिख रहा है? इस तरफ मैंने लगा। और आप जानते हो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स पहले से ऑलरेडी वहां पे एक्ट कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है? वेटेड फोर्स mg। तो जो स्फीयर था उस पे इक्विलिब्रियम में 4 फोर्स एक्ट करेंगे, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, दिख रहा है ना आप लोगों को? टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, वेटेड फोर्स mg, और इस तरफ होगा कोलंबियन फोर्स KQ²/R²। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो इससे नीट में जो क्वेश्चन पूछा था वो किस तरह से था? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू KQ²/R² इक्वल हो सकता है। और साइन बाई कॉस उन दोनों का रेशियो लोगे तो tan थीटा हो जाएगा। उसी से क्वेश्चन था नीट में, tan थीटा से। ठीक है, तो आप इसे फॉर्मूला बना सकते हो। प्रैक्टिस करते रहना, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इज इक्वल टू FE मीन्स KQ²/R², और साइन बाई कॉस उन दोनों जो इक्वेशन बनाई आपने उसका आप रेशियो निकालो तो tan थीटा बनेगा। वही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव है तो इनवर्ड्स होती है। ये सब बातें आपको पता है। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स है, नेगेटिव है तो। हाँ, तो बात कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपने टाइम फाइंड किया था। किसके लिए? अगर प्रोटॉन को फ्री फॉल करवाया, इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉल करवाया, तो कितने टाइम के बाद दोनों ग्राउंड पे आते हैं, तो वो टाइम आपने फाइंड किया होगा। आपने चेक किया था कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जल्दी आता है, प्रोटॉन लेट होता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। ऐसा आप उसमें फॉर्मूला लाए थे, आपको याद होगा, तो वो वाला मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो वो भी आपको इलस्ट्रेशन से समझ लेना, क्योंकि वो MCQ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू काम में लगेगा। उसके बाद मैंने बनाया कि दो चार्ज मिला के एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम मैंने आपको अच्छी तरह से लेक्चर नंबर 9 में बहुत अच्छा समझाया था, आपको समझ में आएगा। ये वाला सिस्टम जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज ट्वाइस है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ये डायपोल वाला आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। तो डायपोल मोमेंट उसमें भी मैंने पढ़ाया था आपको कि क्या होता है डायपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू व्हाट? 2AQ, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसे कहते हैं डायपोल मोमेंट P। और डायपोल मोमेंट P का यूनिट हो जाएगा कूलम इनटू मीटर, नॉट सेंटीमीटर, कूलम इनटू मीटर। P इज इक्वल टू ट्वाइस AQ, 2AQ। डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन किस तरफ होती है? डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना, P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। आर यू रेडी? ओके। उसी डायपोल की एक्सिस पे ये डायपोल है, तो ये उसकी एक्सिस हुई, इस तरफ लो या इस तरफ लो। और इक्वेटर दैट मींस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द
सेंटर ऑफ द डायपोल, यहां से आप जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे या ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ, उसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल 2 kp by r क्यूब फाइंड किया था, थियरी आपको याद होगी अच्छी तरीके से। और इक्वेटर पे -kp by r क्यूब कई मरतबा कुचकेट में या नीट में भी पूछ सकता है। किस तरह से क्वेश्चन करता है आपको कि एक्सिस डिवाइड बाय इक्वेटर, डायपोल पे एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो आप देख सकते हो माइनस को आप भूल जाओ, अभी माइनस नहीं लेते, मैग्नीट्यूड लेना उसका। तो kp by r क्यूब कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा क्या 2। तो एक्सिस बाय इक्वेटर का आंसर आएगा 2। और अगर इक्वेटर बाय एक्सिस पूछा हुआ है आपको, इक्वेटर बाय एक्सिस, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 आएगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना। एक्सिस बाय इक्वेटर 2 आंसर, और इक्वेटर बाय एक्सिस 1/2, 1/2। ओके, ये दोनों आप, और ये दोनों फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब कंडीशन ये वाली होगी तब। दैट मीन्स r इज डबल ग्रेटर देन 2a, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r, जो पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ये वाली कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, तो आप उसमें देख सकते हो ये वाली कंडीशन थी, तभी ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके हमने शॉर्ट में एग्जांपल करवाया था। लेकिन बुक में तो बहुत बड़ा एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमने तो डायरेक्ट फॉर्मूला से किया था। और फॉर्मूला तभी लगा सकते जब ये वाली कंडीशन वहां पे फॉलो करेगी, ये कंडीशन अप्लाई होगी, तभी आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आर यू रेडी? ओके। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आर स्क्वायर की। और जब डायपोल मतलब दो चार्ज की बात हुई तो क्यूब के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर क्यूब। अगर चार चार्ज, दो है, चार क्वाड्रेपल भी आता है, मतलब वो तो आपके नहीं बुक में है, नहीं एनसीईआरटी में, पुरानी बुक में था क्वाड्रेपल, मतलब उसमें चार चार्ज थे, दो डायपोल को मिला दो तो क्वाड्रेपल हो जाता है। तो उसमें जब फॉर्मूला प्रूव करते हैं तो यहाँ r/4 हो जाता है, मतलब एक चार्ज है तो स्क्वायर है, दो चार्ज है तो क्यूब है, चार होंगे तो r4 पावर हो जाएगी उसकी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज उस पर डिपेंड करती है, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। जब उसी डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, डायपोल को हमने अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म क्या है वो भी आपको अच्छी तरह से याद होगा, वो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको समझाया था, उसमें फिगर भी ड्रॉ की थी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को रखते हो तो उसमें फोर्स P ऑलवेज, याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल पे फोर्स 0 ही होगा, P ऑलवेज 0। और टॉर्क कितना होगा, TE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, TE sin थीटा, फोर्स 0, टॉर्क TE sin थीटा। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला पॉइंट्स ऑफ व्यू, ये वाला मैंने आपको कहा था मैं बाद में समझाऊंगा, शायद रह गया होगा, मैंने बताया नहीं था। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें मैं एक एग्जांपल दूं आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ड्राई हेयर, मतलब कि सूखे आपके बाल है और उसमें आपने कंघी, समझते हो ना, कॉम्ब, उसे आपने घुमाया, तो उसकी वजह से उस कॉम्ब में आप जो कंघी लेके बैठो उसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पीस ऑफ पेपर, कोई मान लो पेपर के पीस है, उसके करीब ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप मान लो कि ये जो कॉम्ब था, कॉम्ब समझ रहे हो ना, कंघी की बात करो, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब पीस ऑफ पेपर था, तो पीस ऑफ पेपर पहले क्या हो रहा है, रोटेट होगा। तो रोटेट किसकी वजह से होगा, टॉर्क की वजह से, मतलब टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क एक्ट करेगा, फिर रोटेट होकर वो सीधा होगा, मतलब ऐसे पीस ऑफ पेपर था तो वो रोटेट हुआ, ऐसे सीधा हुआ, फिर सीधा होने के बाद वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है टॉर्क की वजह से, लीनियर मोशन मतलब अट्रैक्ट हो रहा है फोर्स की वजह से। तो आप कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल है, पीस ऑफ पेपर है, तो कॉम्ब की वजह से उस पर टॉर्क भी एक्ट कर रहा है, फोर्स भी एक्ट कर रहा है, मतलब दोनों एक्ट करेंगे, फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, याद रखना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पीस ऑफ पेपर को आप सीधा रख दो तो वो सिर्फ अट्रैक्ट हो जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, तो मे बी पॉसिबल के टॉर्क 0 हो सकता है। इससे तो आपके पुरानी बुक में 4 MCQ, 2 से 3 MCQ मेरे ख्याल से सॉल्व हो गए इस कॉन्सेप्ट से। फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, बट मे बी टॉर्क 0, सॉरी, फोर्स और टॉर्क दोनों 0 नहीं होंगे नॉन यूनिफॉर्म में।
और मे बी टॉर्क 0 हो सकता है, ये याद रखना इसके लिए। तो ये दोनों अलग अलग है, अच्छी तरीके से समझ लेना। ना समझ में आया तो फिर आप लिखोगे तो आपको अच्छी तरीके से एक बार फिर चेक कर लेना तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने चेक किया था कि इन चार्ज को हमने अलग अलग ऐसे आप डिफरेंट प्लेस में हमने रखा हुआ था, तो अब तक पढ़ रहे थे, लेकिन आप उसे कंटिन्यूअस पैटर्न वाइज रेगुलर पैटर्न से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें 3 डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। जैसा ऑब्जेक्ट वायर है या सरफेस है या स्फीयर है या सेल है, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपको इन तीनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। लीनियर है, 1 डायमेंशनल है तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, सरफेस है 2 डायमेंशनल है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है तो रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम सब तीनों फॉर्मूला आपको याद होंगे। इन तीनों के यूनिट बनाना है तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब, यहाँ तीनों के यूनिट लिख दिए। और इसी यूनिट से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसका बना सकते हो। तो किसी एक का यूनिट, मतलब इन तीनों में से, ये 3 में से किसी एक यूनिट को इस साल स्टेट बोर्ड में पूछा गया था, लास्ट ईयर भी पूछा था, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप के कहीं मिक्स अपना हो जाए। डायपोल मोमेंट कूलम इनटू मीटर और लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर, डिफरेंट है ये फॉर्मूला, सब मिक्स अपना हो जाएगी। यूनिट भी आपको अलग अलग याद रखना पड़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फास्ट क्विक रिवीजन करो, जितना भी डाउट था चैप्टर 1 में आज इस वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए। और वीडियो देखने के बाद क्या करना है फिर मैं बताता हूं आपको। आगे पढ़ लेते हैं। और हमने फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड देख नहीं पाते, तो हमने क्या मान लिया, रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइंस, उसकी 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए मैंने कहा था स्पीटाइज। और वो 7 प्रॉपर्टी आपको एक बार देख लेना एमसीक्यू के लिए भी, मैं यहाँ पे 7 लिखने नहीं बैठूंगा। स्पीटाइज एस था, स्टार्ट पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलती है फील्ड लाइंस, नेगेटिव में एंड होती है, पी था परपेंडिकुलर होती है किसी भी सरफेस से, आई था वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि 2 डायरेक्शन दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉसिबल नहीं है। ये आपका एक्सरसाइज का 7 नंबर वाला जो VSQ है, इसी से सॉल्व होगा। 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इज दैट नॉट पॉसिबल। ओके, उसके बाद T टेंजेंट ड्रॉन टू दी एनी फील्ड लाइंस, आप जो टेंजेंट बनाते हो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर I था लूजली पैक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूजली पैक है, क्लोजली पैक है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और लूजली पैक है तो मिनिमम होती है। उसके बाद C था कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और लास्ट में था एक्सर्ट प्रेशर, दोनों पॉजिटिव है, फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये वाली लास्ट उसकी प्रॉपर्टीज थी। ये 7 प्रॉपर्टीज आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई एग्जांपल सॉल्व करो तो समझ में। जैसे ये प्रॉपर्टीज से एक्सरसाइज का 7 नंबर वाला एग्जांपल है, फिर मैंने एडिशनल में 26 वाला करवाया। हो सकता है कोई एमसीक्यू आपसे पूछ ले, फिगर ड्रॉ की हो और बताया हो कि ये फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है, तो आप ये रूल्स फॉलो होंगे तो करेगी, नहीं होंगे तो नहीं रिप्रेजेंट करेगी। रेडी? ओके। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैंने यूनिट आपको करवाए या नहीं करवाए, बट यहाँ पे मैंने 3 यूनिट लिखे हुए हैं। एक यूनिट उसका होता है वेबर, शायद नहीं करवाया होगा, तो वेबर यूनिट चैप्टर नंबर 6 में भी आएगा फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, EMI में। तो फ्लक्स का यूनिट होगा वेबर। एक और यूनिट, ये दोनों मैंने आपको लिखवाए थे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक था वोल्ट इंटू मीटर। 3 यूनिट है फ्लक्स की, तीनों लिख लेना, वेबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड वोल्ट इंटू मीटर। फ्लक्स के 2 फॉर्मूला आपने किए थे, एक था EA cos थीटा और एक था इंटीग्रेशन EBA cos थीटा। इंटीग्रेशन कब करते, जब नॉन यूनिफॉर्म हो, इरेगुलर शेप हो, और रेगुलर शेप यूनिफॉर्म हो तो हम सीधा EA cos थीटा से फाइंड कर लेते थे। इन दोनों फॉर्मूला से एमसीक्यू पूछ सकता है। थीटा E और A के बीच का एंगल है, A क्या है, एरिया किसी भी सरफेस का, और परपेंडिकुलर होता है एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E और A के बीच का एंगल पहले चेक कर लो, 90 है तो cos 90 0, फ्लक्स सीधा 0 हो जाएगा, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर थीटा 0 है तो cos 0 1, दैट मींस phi इज इक्वल टू EA, E और A की वैल्यू पुट करके आप
फ्लक्स फाइंड कर सकते हो। और सरफेस है, स्क्वायर है, तो आप उसका एरिया एल स्क्वायर, उससे आप एरिया निकाल सकते हो। ये वाले एमसीक्यू होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या था? फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो, क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो। ये गाउस लॉ था, उसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे उसके एक्सप्लेनेशन में, वो भी एक बार देख लेना कि गाउस लॉ अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले आपको क्या बनाना है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगी गाउसियन लूप, और गाउसियन लूप के अंदर जितने चार्ज है वही चार्ज हम क्यू इन में लेंगे, और जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इनसाइड और आउटसाइड जितने भी चार्ज है सभी कैलकुलेशन में लेंगे, और जब क्यू इन कैलकुलेट करोगे तो ओनली फॉर इनसाइड द गाउसियन सरफेस वाले चार्ज लेंगे, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। उस 5 पॉइंट्स में एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट था कि गाउस लॉ जो है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये वाले पॉइंट से आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करना है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यूब वाले मैंने करवाए थे, कोई इरेग्युलर शेप है, बीच में चार्ज रख दिया तो उसमें से फ्लक्स कितना पास आउट होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। बहुत बड़ी रेडियस का स्फीयर लिया, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। छोटा स्फीयर लिया, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। छोटा सर्कल लिया, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। बड़ा सर्कल लिया, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। शेप एंड साइज डायमेंशन पे डिपेंड्स नहीं करता। तो आप रेडियस डबल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स रिमेन्स कांस्टेंट। जितना फ्लक्स कम रेडियस में पास हो रहा था उतना ही फ्लक्स ज्यादा रेडियस में भी पास होगा, क्योंकि सेंटर पे चार्ज है। फ्लक्स मींस नंबर ऑफ फिल लाइंस उतनी ही बार आएगी, जितना छोटा सर्कल होगा या बड़ा सर्कल होगा, फिल लाइंस तो उतनी ही बार आएगी। अंडरस्टैंडिंग समझ के करो। उस क्यूब में मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज है तो उसे सेंटर में लो। पहले एक स्क्वायर था, स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे चार्ज था, तो पहले आपको करना क्या है कि इसे सेंटर में लेना है। ये सेंटर में कब आएगा? इसके जैसी आप 6 और 5 सरफेस, मतलब पूरा क्यूब बना दोगे तब वो सेंटर में आएगा। और पूरा क्यूब बनाया तो 6 सरफेस है, उसमें से एक सरफेस में से आपको फ्लक्स फाइंड करना है, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। उसी से आपने एक्सरसाइज का एक एग्जांपल सॉल्व किया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ होगा। 18 वाला एग्जांपल था शायद, आई थिंक। तो वो वाले एग्जांपल आपने किए होंगे। उस चार्ज को आप एक सरफेस पे रख दो तो क्यू बाय 10 एप्सिलॉन जीरो। किसी कॉर्नर पे रख दो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन जीरो। ये मैंने बहुत कुछ आपको करवाया, उस लेक्चर में आपने देखा होगा और आपने ट्राई भी किया होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ 3 थियरी थी। फर्स्ट थियरी में आप इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला लाए थे। क्या लाए थे? लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। बट इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो एक और फॉर्मूला बनेगा, और ये वाले फॉर्मूला से आपने एक्सरसाइज का एग्जांपल किया था। और हो सकता है कि एमसीक्यू भी डायरेक्ट इससे पूछ सकता है। नीट में भी डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूला से लैम्बडा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ के करना है आपको, 2k लैम्बडा बाय आर। ओके, नेक्स्ट वन, प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ नीट जेडबल या कुछ का स्टेट बोर्ड, आप जो भी एमसीक्यू कर रहे हो उसके लिए याद रखना, कोई पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। तो इस प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दूसरी प्लेट के भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और बिटवीन 2 प्लेट सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। कब? एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव होगी तब। ओके, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा? लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपने खुद से किया होगा, ट्राई कर सकते हो। फिर स्फीयरिकल सेल, हॉलो स्फीयर भी कैसे है और सेल भी कहते हैं इसे, और इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर जितना था, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप पहले फाइंड कर चुके हो, और सिंगल चार्ज के लिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड किया था हमने आउटसाइड द सेल। और आप उसे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में लाना चाहते हो तो इस तरह से हमने लाए थे, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर। आर यू रेडी? और लास्ट एडिशनल एक्सरसाइज के 33, 34 में जो फॉर्मूला आप डिस्प्लेसमेंट का लाए थे वाई का, या वो समझ में ना आया आपको, तो आपने एक्सरसाइज का 14 नंबर वाला जो किया था, मैंने आपको करवाया है 14 नंबर वाला, उसमें एक फॉर्मूला लाए थे, उसमें आप चेक कर लेना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज बिटवीन 2 प्लेट, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, 2 प्लेट के बीच में अगर कोई चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल। Q बाय m के रेशियो पे डिपेंड करता है। जिसका Q बाय m का रेशियो ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा।
और जिसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा उसका रेशियो भी कम होगा। तो ये वाले फॉर्मूला से आपने 14 वाला एग्जांपल किया, 33 वाला भी, 34 वाला भी। तो अच्छी तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, सिंगल चार्ज, डबल चार्ज और उन चार्ज को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट किया, डायपोल बनाई, फील्ड लाइंस पढ़े, आप फ्लक्स पढ़े, कोई भी कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेशन करना है तभी आप फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। फ्लक्स हो या एन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो, Q by एप्सिलॉन 0 फॉर्मूला ही लगाओगे और इससे आप आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया, क्विक रिवीजन किया, आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो इसीलिए मैंने आज सोचा था अर्ली मॉर्निंग में कि मैं बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ स्टार्टिंग से अभी एंडिंग तक आपने देखा होगा, जितना भी आपका प्रॉब्लम था सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। आई होप कि इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप व्हाट्सएप से मुझे बता सकते हो मैसेज से, और क्विक रिवीजन चेक कर लेना। और एमसीक्यू ये रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू लेके बैठोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। बिल्कुल ये फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0। क्यू इन क्या है? इनसाइड क्लोज सरफेस। अब मान लो अंदर +10 -10 चार्ज हो तो फ्लक्स कितना पास होगा? +10 -10 क्यू इन 0, क्यू इन 0 दैट मींस फ्लक्स 0। अगर डायपोल रख दो +q -q फ्लक्स 0। ये 3-4 एग्जांपल तो 0 वाले हैं। पुरानी बुक के कुछ एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेना, उससे आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी देख सकते हो, ये उसी एप्लीकेशन में मिलेंगे जो मैंने आपको पहले सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छी तरीके से पहला चैप्टर पूरा लर्न कर लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप मिलेंगे हम 1 जून को शायद, और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे उस वक्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए चलो थैंक यू, बाय। और ये वाला चैप्टर आप रिवाइज करते रहना, और अच्छी तरह से समझ में आ गया हो जिन स्टूडेंट को, वो मुझे मैसेज से बताना कि सर पक्का हो गया चैप्टर नंबर 1, ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बता दे तो है नहीं है, ना कमेंट में बताते हो ना मैसेज से बताते हो, पता नहीं अपने आप पढ़ते हो अपने आप सॉल्व करते हो। कुछ स्टूडेंट है जो क्वेरी होती है तो पूछ लेते हैं, अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट अच्छी तरह से आ गया पूरा समझ में, वो मुझे मैसेज से बता देना कि सर हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ाया कुछ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।